की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए, ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, यानी कहाँ संग्रहित होता है? आपका लीवर में है, त्वचा में, आंख में, या इनमें से कहीं भी नहीं? बताइए फटाफट से। अगर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है, तो आंसर क्या आएगा? या फिर आपका लीवर है, त्वचा है, आंख है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? लीवर में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि विटामिन ए जो है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोविटामिन है। प्रोविटामिन का मतलब ऐसा विटामिन जो अपने वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, किसी दूसरे या पूर्वगामी रूप में ग्रहण किया जाता है, और फिर बाद में वो हमारे शरीर में आकर के क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ऐसे विटामिन को हम प्रोविटामिन कहते हैं। और आपका विटामिन ए क्या है? एक प्रोविटामिन है, क्योंकि हम क्या खाते हैं? कैरोटीन खाते हैं, और वो हमारे शरीर में जाता है, लीवर में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में? अपने वास्तविक फॉर्म में। और उसका वास्तविक फॉर्म क्या है? विटामिन ए, यानी कि रेटिनॉल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? लीवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा जा रहा है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल आपका आगे बढ़ेगा। बताइए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? 10, 20, 25 या फिर 30? आपको पता है जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो हमारे 20 अमीनो एसिड का जिक्र होता है, जिसमें से 10 हमारे क्या होते हैं? एसेंशियल, यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, और जो 10 बचे हुए होते हैं वो हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि आवश्यक और अनावश्यक 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपसे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? CFTRI के बारे में बात की जा रही है, और ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगर बात किसकी की जा रही है? CFTRI की, तो ये क्या है? एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हिंदी में इसे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? आंसर आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन में क्या है? कानपुर है, रांची है, हैदराबाद है और मैसूर है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको बिल्कुल याद भी होगा और आपने ये क्वेश्चन किया भी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा मैसूर। ठीक है, यानी कि डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अगर हम सी की बात करें तो आंसर हमारा क्या हो गया? जी के जी हाँ, सॉरी, राइट आंसर आपका क्या हो गया? सॉरी जी, ये आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते, हाँ जी, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुलता यानी कि केरेटोमलेशिया होता है? आंसर करिएगा एक बार जी, एक बार आंसर कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? किस विटामिन की कमी से जो है स्वच्छ पटल मृदुलता यानी कि केरेटोमलेशिया होता है? एक बार आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जी। हाँ, एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिए कि इसका क्या होगा। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं स्वच्छ पटल मृदुलता, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केरेटोमलेशिया कहते हैं। और आपको मैंने कई बार ये बात बता रखी है कि आप हमेशा क्या करेंगे? इसका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन ध्यान में रखेंगे तो आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि आप इसको टर्म को आसानी से समझ पाएंगे। केरेटोमलेशिया, ग्लूकोमा या फिर आपका जिरोस्ट्रोमा, ये सब क्या है? ऐसे शब्द हैं जो कि विटामिन ए से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो आप सीधे सीधे क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे किस विटामिन की कमी कारण स्वच्छ पटल मृदुलता होता है? आंसर आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, ओके, चलिए हाँ जी, बिल्कुल क्लियर होगी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, बिल्कुल, सी इसका आंसर क्लियर कर लीजिए ना। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है कि ये जो आपका CFTRI है, इसका जो कार्यालय है या ये जो संस्थान है वो कहाँ है? आंसर आपका मैसूर यानी कि कर्नाटक। ठीक है, डी वाला आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? बताइए, अगर हम मानव गुर्दे की बात कर रहे हैं तो मानव जो गुर्दा है उसमें पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? पहला आपके
पास है कैल्शियम एसीटेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सिलेट, तीसरा है सोडियम एक्सीटेट और चौथा है सोडियम बेंजोएट। आपको बताना है पथरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टोन जो है जो गुर्दे में हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे कैल्शियम ऑक्सिलेट। यही क्या करता है, स्टोन को बनाता है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वानस्पतिक घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए, क्योंकि बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं ना, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप क्या करिए, जो भी अपना खाना है वो वानस्पतिक घी की अपेक्षा तेल में बनाइए। तेल में बनाने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, तेल में संतृप्त वसा होती है, या तेल का संग्रह आसान होता है, या तेल सस्ता होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो घी है ना ये शरीर में जा करके जमने का काम करती है। कौन सी घी, वानस्पतिक घी। जैसे ऐसा एग्जाम्पल आप डालडा ले सकते हैं, ये क्या है, ये हमारे शरीर में जा करके जमता है। लेकिन जब हम तेल की बात करते हैं ना, तो तेल हमारे शरीर में जा करके जमता नहीं है, और तेल वैसे भी क्या है, आपका असंतृप्त वसा में आता है। तो आंसर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, यानी कि असंतृप्त वसा वो वसा होती है जो हमारे शरीर में जाकर के जमती नहीं है। यही रीजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो हम उसको क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा ही देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल है, पहला है पर्णहरित का प्रकार है, क्लोरोफॉर्म का प्रकार है, या फिर जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल है, या फिर क्रोमियम लवण है। बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फटाफट से आंसर करिए। आपने फैट के चैप्टर में पढ़ा है, कौन सा, फैट के चैप्टर में आपने फैट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, कैसे, रासायनिक संरचना के आधार पर। तो एक तो सिंपल फैट होता है, दूसरा आपका संयुग्मी होता है, तीसरा आपका व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव्ड फैट होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्ट्रॉल कहते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल होता है, अर्गोस्ट्रॉल होता है, माइक्रोस्ट्रॉल, ये आपने समझा है। पूछा जा रहा है कोलेस्ट्रॉल क्या है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जंतु वसा में उपस्थित वशीय जो अम्ल है, जो अल्कोहल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसका आंसर हो जाएगा डी। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा रहा है आहार में लवण का उपयोग है, लवण का मतलब समझ रहे हैं, मिनरल, खनिज लवण की बात की जा रही है। तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, पहला जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, विलेयता का मतलब घुलनशीलता। ठीक है, दूसरा है भोजन के पाचन के प्रति अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की क्रिया को सरल बनाना, या भोजन का स्वाद बढ़ाना। फटाफट से आंसर कर दीजिए। अगर पूछा जा रहा है आहार में जो मिनरल्स हैं उनकी उपयोगिता क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जो मिनरल हैं मतलब जो आपके खनिज लवण है, अब चाहे वो आपका कोई भी हो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब क्या है, सब तो खनिज लवण है ना, आयरन वगैरह क्या है, सब खनिज लवण है। ये क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन आपका दिया है अगर उसके अकॉर्डिंग आप बात करें तो ये जो है ये भोजन की विलेयता को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन के लिए HCl की लघु मात्रा पैदा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। भोजन में लवण क्या करते हैं, तो आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या करेंगे, ये भोजन के पाचन में जो अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी मात्रा को पैदा करने का काम करते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पूछा जा रहा है मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। बताइएगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। पूछा क्या जा रहा है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। इसे खरीदना बहुत महंगा होता है,
इसे रासायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसे कांच के हाउस या वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। बताइएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के उपयोग के लिए कार्बनिक जो भोजन है वो क्यों बेहतर माना जाता है। कार्बनिक का मतलब समझ पा रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात की जा रही है। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जहां पर रसायन का यूज ना किया जाए, जहां पर ये खाद वगैरह, जैसे हम लोग खेतों में जो उगा रहे हैं वहां पे बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं ना, खाद का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक दवाएं डालते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें करें। तो ये जो ऑर्गेनिक फूड होंगे ये बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी कीट इंसेक्ट को मारने वाली कोई भी पॉइजन इसमें पड़ी हुई नहीं होती है। तो आप क्या बताएंगे, इसे रासायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग किए बिना उगाया गया है। और ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फूड कहेंगे। ठीक है, ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक फूड कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। यानी कि अब अगर ऑर्गेनिक फूड के बारे में पूछा जाए तो आपका सेंस क्या निकलेगा, ऐसा फूड जो कि बिना खाद बिना किसी दवा के उगाया गया हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको ऑर्गेनिक फूड या कार्बनिक भोजन कहा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपको मैच करना है और आपको मैच करके ये पता करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। थायमिन की कमी से बेरी, बिटवीन डी की कमी से सूखा रोग, बिटवीन के की कमी से बांध्यता और नियासिन की कमी से प्लेग्रा। बताइएगा कौन सा सही है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि थायमिन का मतलब क्या हो गया, थायमिन का मतलब हो गया विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी का मतलब क्या हो गया, विटामिन डी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, इससे क्या होता है, सूखा रोग होता है। ठीक है, विटामिन के से क्या लिखा है, बांध्यता मतलब क्या हो गया, ये स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन की बात की जा रही है। तो आपको पता है विटामिन के जो है ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट में काम करता है। किसमें, ब्लड क्लॉट में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। और ये जो स्टेरिलिटी है, बांझपन है, ये तो विटामिन ई का है ना। विटामिन ई की कमी से क्या देखने को मिलता है, बांझपन देखने को मिलता है। तो आपको क्या छांटना था, आपको यही तो बताना था क्या सुमेलित नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये विटामिन के जो है वो बांध्यता के साथ नहीं जाएगा। बाकी नियासिन का मतलब क्या हो गया, विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, प्लेग्रा नामक रोग होता है। ये बात हमें पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा जा रहा है भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। बताइए क्या उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक और अकार्बनिक पता है, कार्बनिक वो पदार्थ होते हैं, वो पोषक तत्व कार्बनिक कहलाते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना। जैसे आपका प्रोटीन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। फैट में क्या है, फैट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, विटामिन में भी क्या है, कुछ ऐसे विटामिन है जो कि आपके कार्बनिक में आते हैं। तो भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जल करके क्या उत्पन्न करते हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट जले, प्रोटीन जले, फैट जले, ये सब जलेंगे तो क्या मिलेगा, क्या वसा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा या जल मिलेगा। आंसर क्या आएगा, ये सब जब जलते हैं तभी हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हम क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। भोज्य पदार्थों के सभी कार्बनिक पदार्थ जल करके क्या उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक बात है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पूछा जा रहा है आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है। बताइएगा क्या पूछा जा रहा है, आधारीय चयापचय की माप करने वाली प्रणाली को कहा जाता है उष्मा मापी कहा जाता है, ताप मापी कहा जाता है, दाब मापी कहा जाता है या वर्षण मापी कहा जाता है। तो पहली बात तो ये जो आधारीय चयापचय है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। कौन सा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर में जाए, टूटे, वो अपने काम करने वाली यूनिट में आए। ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ना खाने की, और उस खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों के
टूटने की, फिर अवशोषित होने वाले फॉर्म में कन्वर्ट होने की, हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाने की, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, चयापचय की कहलाती है, मेटाबॉलिज्म की कहलाती है। तो पूछा क्या जा रहा है कि ये जो आधारीय चयापचय है इसकी माप के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है, उष्मामापी, तापमापी, दाबमापी या फिर वर्षणमापी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा उष्मामापी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ वजन बनाए रखने की रणनीतियों में शामिल है। स्वस्थ वजन का मतलब समझ रहे हैं, एक हेल्दी वेट, ना कम ना ज्यादा, एक जो स्टैंडर्ड वेट होता है और हर कंट्री का अलग अलग होता है ना, तो एक स्टैंडर्ड जो वेट है उसको बनाए रखने की जो रणनीति है उसमें क्या क्या शामिल है। पहला, प्रोटीन का सेवन बढ़ाना, दूसरा अधिक सूप खाना, तीसरा कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का चयन, उपरोक्त सभी। देखिएगा इसमें कुछ चीजें आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति को हेल्दी रखने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, हेल्दी रखने की बात की जा रही है। प्रोटीन का अधिक सेवन, देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी मॉडल हैं या एक्ट्रेस वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, है ना, क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज वगैरह में ये बात देखी होगी, सुनी होगी। तो प्रोटीन का सेवन हमारे लिए अच्छा होता है, हमारी सेल्स के लिए अच्छा होता है। और अगर प्रोटीन ही क्या है, प्रोटीन से बहुत सारे आपके ब्लड बनेगा, आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन, एंजाइम, सब क्या है, प्रोटीन तो होते हैं। आपका एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये सब प्रोटीन है। तो प्रोटीन का सेवन बढ़ाया जाता है। सूप ज्यादा पिया जाता है, मतलब कि जो भी, अब चाहे वो टमाटो सूप हो, चाहे वो कॉर्न सूप हो, चाहे वो आपका कोई भी सूप हो, सूप यानी कि लिक्विड वाली चीजें अधिक ली जाती हैं। साथ ही साथ जो कैलोरी वाली चीजें होती है, जैसे मिठाई हो गया, आपका चावल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, कम की जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक स्वस्थ वजन बनाए रखने की रणनीति में क्या क्या शामिल है, तो प्रोटीन का सेवन बढ़ाया जाता है, अधिक मात्रा में लिक्विड वाली चीजें ली जाती हैं, कम कैलोरी वाली खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, एमीबिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। एमीबिया से क्या होता है, पेचिस है, टाइफॉइड है, हैजा है और अतिसार है। एकदम रटा क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें एमीबिया की, तो इसके मतलब ये जो जीवाणु है इससे कौन सा रोग होता है, आंसर आप क्या कर देंगे, आंसर करेंगे पेचिस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया पेचिस। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है। बताइएगा, ऐसे लोग जो गर्म जलवायु में रहते हैं, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, ठीक है, अगर वहां पे रहते हैं तो उनके शरीर से जो जल निकल रहा है वो किस रूप में होगा, वो गर्म वायु के रूप में निकलेगा, या फिर स्टूल यानी कि मल के द्वारा निकलेगा, यूरिन यानी कि मूत्र के द्वारा निकलेगा, या फिर पसीने के रूप में निकलेगा। तो गर्म जलवायु की बात की जा रही है, और गर्म जलवायु में जो लोग रहेंगे उनके शरीर से जो जल है वो निष्कासित होगा अधिक, कहां से, पसीने के रूप में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी कि पसीने के रूप में गर्म जलवायु में रहने वाले जो लोग हैं उनका जल निष्कासन अधिक होगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल गया आपको, आंसर आपको मिल गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है, कंगारू पद्धति क्या है। पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन देखने से पहले आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। देखिए कंगारू पद्धति क्या है, तो कंगारू पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो कि जन्म लेने वाला जो बच्चा है, या फिर जो प्रसव का तुरंत का जो बच्चा है, जो नवजात है, उसके लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कंगारू क्या करता है, कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट में ही रखता है, राइट, रखता है ना। तो वैसे ही ये स्किन टू स्किन टच का एक क्या है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसमें माँ अपने बच्चे को क्या करती है, अपने शरीर से, ठीक है, अपनी त्वचा से सटा करके रखती है, ठीक वैसे ही जैसे कंगारू रखता है। उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, कंगारू विधि के नाम से जानते हैं। और इससे फायदा क्या होगा, एक तो जो नवजात है उसका शिशु, जो नवजात शिशु है वो उसका शरीर गर्म हो जाएगा, दूसरा ये नवजात जो शिशु है उसके हेल्थ के लिए भी, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये माँ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कंगारू पद्धति की, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे को लिया जाता है, लेकिन क्या करना है, आपको इस तरीके से ना लेकर के सीधे ऐसे लेना है, ठीक है, ओके, ऐसे लेना है। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कंगारू मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर देखिएगा एक बार, अगर हम कंगारू मेथड के बारे में बात करें, ये देख पा रहे हैं, ये जो वे है देख रहे हैं, जहां पर स्किन जो है दूसरी स्किन से यानी कि दूसरे व्यक्ति के स्किन से क्या होता है, टच होता है, तो इससे बच्चे को भी फायदा मिलता है और इससे माँ को भी फायदा मिलता है, ठीक है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंगारू मेथड कहते हैं। जो बच्चा अंडरवेट है, जो बच्चे का अबगार स्केल आपको पता है ना, बच्चे का अबगार टेस्ट हम करते हैं, जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, ठीक है, तो अबगार टेस्ट करने पर जिसका नंबर थोड़ा कम आया है, सीरियस नहीं, थोड़ा कम, नॉर्मल से थोड़ा कम आया है, उसको ये मेथड दिया जाता है। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर मेथड के तौर पे ये माना जाता है। यही मेथड क्या कहलाता है, कंगारू मेथड कहलाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब पूछा क्या जा रहा है, पूछा गया है कंगारू पद्धति क्या है। ऑप्शन है नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका, दूसरा यह तरीका कम वजन के नवजात शिशु के लिए लाभकारी है, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो कंगारू मेथड है ना, ये बच्चे के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही माँ के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। तो आप सीधे बताओगे, पहली बात तो कम अगर वेट का बच्चा है, कम वेट का मतलब समझ रहे हैं, 2.5 kg से कम का है, तब उसको हम क्या कहेंगे, लो वेट बेबी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, LWB, ठीक, यानी कि लो वेट बर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब तक, 2.5 किलो से कम का अगर बच्चा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये बच्चे के शरीर को गर्म रखने का भी एक तरीका है और कम वजन के बच्चों के लिए भी क्या है, कारगर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। स्किन टू स्किन का ये प्रोसेस होता है, माँ की त्वचा बच्चे की त्वचा से जुड़ी रहे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पूछा जा रहा है आपसे कि स्तनपान के लाभ हैं। पहला है माँ का दूध आसानी से पच जाता है और कब्ज की समस्या नहीं होती। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, अगर बच्चे को कब्ज है यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चे में आ रही है, तो उसको हम क्या देंगे, बच्चा है, नवजात है, ठीक है, बताइए उस कंडीशन में उसको क्या दिया जाता है। आंसर करिएगा, एक क्वेश्चन तो ये, बाकी क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। स्तनपान के लाभ है, माँ का दूध आसानी से पच जाता है और कब्ज की समस्या नहीं होती। स्तनपान माँ को अंडाशय, गर्भाशय स्तन के कैंसर के खतरे से बचाता है, बच्चे के बेहतर विकास में सहायक है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आंसर क्या आएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो फीड है वो माँ के लिए भी बहुत जरूरी है। उसका अंडाशय, गर्भाशय और स्तन कैंसर, इन सब से क्या मिलता है, अगर फीडिंग करवा रही है महिला तो इन सब से क्या मिलता है, इन सब से बचाव मिलता है। ये सारी डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। माँ का दूध जो है वो बहुत, उसका जो कंपोजिशन होता है, संगठन होता है, वो सिंपल होता है, जिसकी वजह से बच्चा उसे आसानी से पचा सकता है। बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, माँ के दूध से फुलफिल हो जाती है। इनफैक्ट इम्यून सिस्टम जो है वो बच्चे का बेहतर हो जाता है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पूछा जा रहा है बच्चे में कुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन से शिशु हैं, बताइएगा। अगर हम बच्चे में कुपोषण की बात करें तो बच्चे में कुपोषण का क्या कारण हो सकता है। पहला जो है वो है स्तनपान शुरू कराने में देरी, स्तनपान के साथ पानी पीना, अपर्याप्त ऊपरी आहार या उपरोक्त सभी, बताइएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बच्चों में कुपोषण के कारण निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दीजिए, क्या हो सकता है बच्चे में कुपोषण के कारण। पहला, स्तनपान शुरू करने में देरी, ये भी कारण हो सकता है। स्तनपान के साथ पानी पीना, ये भी कुपोषण का कारण है। अपर्याप्त ऊपरी आहार, ये भी क्या है, बच्चों में कुपोषण का कारण है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी कि ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ही क्या हैं, सही हैं। ये तीनों ही बच्चे को कुपोषण की तरफ लेकर के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये नेट का है, अभी इसी बार आपके नेट में ये आया था, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। कब शुरू की गई थी, मार्च 2018 में, मई 2020 में, जून 2016 में या जुलाई 2006 में। आंसर क्या आएगा, आंसर आप तुरंत क्या देंगे कि ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है ये क्या है, ये कब शुरू की गई थी, मार्च 2018 में शुरू की गई योजना थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मार्च 2018 में शुरू की गई ये योजना थी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए
आगे देखिए, पूछा जा रहा है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहते हैं? बताइए। यहाँ पर बात वैसे किसकी की जा रही है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पूछा क्या गया है, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को क्या कहा जाता है? क्या इसे हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं, प्रति मृत्यु दर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे कोई भी मृत्यु दर की बात की जा रही हो, सब 1000 पर निकाले जाते हैं। कितने पर? 1000 पर। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड मर्टलिटी रेट क्या है, ठीक है, यानी कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि शिशु मृत्यु जो दर है वो 1000 जन्मे बच्चों मर 1000 जन्मे बच्चों जो बच्चे हैं उन पे मरे हुए बच्चों की संख्या कितनी है, ऐसा करके हम क्या करते हैं, शिशु मृत्यु दर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात 1 लाख की जा रही हो ना, तो ये मातृत्व मृत्यु दर है, यानी कि MMR है, मदर मर्टलिटी रेट है, ठीक है। ये किसकी बात की जा रही है? MMR की बात की जा रही है। MMR ही एक इकलौता ऐसा है जो कि 1 लाख पर निकलता है, बाकी सब कितने पे निकलेंगे? 1000। 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इसमें जीवित बच्चों की संख्या कितनी है ये हटा दीजिए, ये जान जाइए, तो जो बच रहा है वही क्या है, वही आपका शिशु मृत्यु दर है। लेकिन मातृत्व मृत्यु दर MMR क्या है, तो 1 लाख जीवित बच्चों पर जन्म पर जितनी माताएं मर रही हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम मातृत्व मृत्यु दर यानी कि MMR कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, नहीं तो हमारे दिमाग में 1000 ही रहता है। तो जब भी MMR की बात की जाएगी तो वो कितने पे निकलता है? 1 लाख पे निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, पूछा जा रहा है नवजात शिशुओं की मृत्यु के कारण है क्या है? बताइए। नवजात शिशुओं के अगर हम मृत्यु की बात कर रहे हैं तो उसके क्या कारण है? पहला है आपके पास संक्रमण, दूसरा है एस्फेक्सिया, तीसरा है दस्त संबंधी रोग, और लास्ट है ये सभी। तो आंसर क्या आएगा? अगर हम बात करें नवजात शिशुओं की तो उसकी मृत्यु का कारण संक्रमण, इन्फेक्शन बिल्कुल है, ठीक है। ये जो एस्फेक्सिया है ये क्या है? एस्फेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा यानी कि जिसमें नवजात शिशु ठीक से सांस नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, वो ठीक तरीके से उसकी ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग देखने को मिलती है किसमें? ये जो आपका एस्फेक्सिया है, ठीक है। दस्त यानी कि डायरिया, आप समझ पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि नवजात शिशु की मृत्यु का कारण क्या है, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे ये सभी, संक्रमण यानी इन्फेक्शन भी है, एस्फेक्सिया यानी कि ठीक तरीके से सांस ना ले पाना ये भी है, और दस्त संबंधी जो समस्या है वो तो है ही है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है सबसे आसानी से पचने वाला भोजन है, बताइएगा सबसे आसानी से क्या पचता है? तला हुआ, उबला हुआ, भुना हुआ, या भापा हुआ? भापा हुआ मतलब आपने सुना होगा ना, फरा। फरा क्या है? ये भाप से बना हुआ है, इडली भाप से बन रहा है, ठीक है। ये सब क्या है? भाप वाला है। तला हुआ, समोसे, पकौड़ियाँ। उबला, उबले का मतलब आप चावल उबाल रहे हैं, आप दाल, ये सब उबाल करके बन रही है, ठीक है। भुना हुआ, भुने हुए का मतलब आप ब्रेड की बात कर सकते हैं, आप मक्के की बात कर सकते हैं, ये सब भुने हुए में आते हैं, ठीक है। या भाप के द्वारा, मैंने अभी बताया। पूछा है सबसे आसानी से क्या बचेगा। देखो इसमें कंफ्यूजन 2 में होगी। आपको पता है तला हुआ देर से पचता है, भुना हुआ भी देर से पचता है। एक आपके पास उबला हुआ है, दूसरा आपके पास भपा हुआ है, ठीक है। अब बताइए कौन सा, इन दोनों में से कौन सा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा उबला हुआ, ठीक है। जो आपका उबला हुआ खाना होगा वो क्या होगा? जो भी आपका डिश उबला हुआ होगा, बॉयल होगा, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टीम यानी कि भपा हुआ भोजन डाइजेस्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगी, अगर होनी होगी आपको तो आंसर सुन लीजिए, कंफर्म आंसर क्या है? उबला हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है ठोस आहार होता है क्या है? यहाँ पे ठोस आहार होता है का मतलब क्या है, इतना आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन सा ठोस आहार है। उबला अंडा, उबली रोटी, अनाज की जेली, फटे दूध का पानी। फटे दूध का पानी को मतलब जो फटे दूध का पानी है पता है उसको क्या कहते हैं? उसको वे वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वे वाटर कहते हैं। वही जो आप पनीर बनाते समय जो पानी यूज करते हैं ना, जिसको छेने का पानी कहा जाता है, वो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वे वाटर के नाम से जाना जाता है। फायदेमंद होता है किस रोग के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस रोग में ये जो वे वाटर है ये दिया जाता है, ठीक। एक तो ये क्वेश्चन बताइए। दूसरा आप ये बताइए कि जो ठोस भोजन कौन सा है? उबली रोटी। उबली रोटी का मतलब समझ रहे हैं? जो आपका दाल है, दाल में रोटी को भिगा दो, ठीक।
अनाज की जेली, अनाज की जेली का मतलब अनाज को बिल्कुल जैसे आपका हलवा बनता है ना, गीला हलवा, वैसा बना देना। फटे दूध का पानी, ये तो सिंपल है, ठीक है, ये तो ठोस है ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका आएगा उबला अंडा। उबला अंडा क्या है? ये एक सॉलिड फूड है, यानी कि ये एक ठोस आहार या ठोस भोजन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो आंसर आ जाएगा ए, यानी कि उबला अंडा। वे वाटर का यूज किस रोग में किया जाता है? फटाफट से आंसर बता दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है जी। अतिसार में किया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पोषक तत्वों के क्षेत्र में दी थी परमिला वर्मा जी, पोषक तत्वों के क्षेत्र में। यहाँ पर पाचन की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है जल के माध्यम से भोजन पकाने की, ठीक है, ओके जी बिल्कुल। भाप वाला जो है वो क्या है? वो उसमें पोषक तत्व कम नुकसान होते हैं। ध्यान से समझिए दोनों में अंतर। जब जो आपका भाप का मेथड होता है ना, उसमें पोषक तत्व कम नुकसान होते हैं। यहाँ पर पूछा गया पाचन कौन सा जल्दी होगा, तो उबला जो है वो जल्दी पचेगा। दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है, उबालना, फटकाना, स्टीविंग और बेकिंग। आंसर क्या आएगा? उबालने का मतलब क्या है? उबालने का मतलब जैसे आप पूरे के पूरे पानी में आप क्या कर रहे हो? चावल, चावल क्या है? उबालने का एग्जाम्पल है। फटकाना, उससे हल्का कम टेम्परेचर दिया जाता है और पानी भी हल्का कम होता है। स्टीविंग, ये जो स्टीविंग है ये जैसे आप अपना कटहल वगैरह की सब्जी बनाते हो, वो वाला प्रोसेस हो गया। खाद्य पदार्थ दिखता है, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो और कम होता है। नॉनवेज है और कटहल है, ऐसी सब्जियां बनाई जाती हैं। क्या इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि वाटर का नहीं है? आंसर आएगा बेकिंग। बेकिंग जो है ये क्या है? ये कुकिंग मेथड नहीं है थ्रू वाटर, ओके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच कितना होता है? बताइए, खमीरीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना? फर्मेंटेशन की बात की जा रही है। जैसे आप इडली बनाते हैं, आप डोसा बनाते हैं, इमरती बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले उसे हम फर्मेंट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन है वो सबसे अच्छा होगा जब पीएच मान कितना हो। आपके पास ऑप्शन है पीएच 1 से 2 हो, पीएच वैल्यू 4 से 6 को हो, पीएच वैल्यू 8 से 10 हो, या पीएच वैल्यू 2.7 से लेकर के 7.4 तक हो। कौन सा फॉर्मेशन के लिए पीएच वैल्यू सबसे अच्छी होगी? फटाफट से आंसर करिए। तो आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम खमीरीकरण के लिए सबसे बेहतर या सबसे उपयुक्त पीएच की बात करें तो पीएच 4.6, ठीक है, इसको सही करिएगा, 4.6, ठीक है, ये सबसे सही होगा। एक मिनट रुक जाइए, ये 1.2 पीएच होना चाहिए था, ये 4.6 पीएच होना चाहिए था, ये 8.10 पीएच होना चाहिए था, और ये जो आपका है ये 2.7 से 7.4 पीएच होना चाहिए था, ठीक है। और आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4.6 पीएच, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये वाला सही होगा, यानी कि बी वाला। इसको करेक्ट करिएगा, कोड गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका ये 4.6 वाला सही होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है खमीरीकरण से क्या लाभ है? फटाफट से आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है खमीरीकरण से क्या लाभ है? पहला है भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनता है, सुपाच्य बनता है, जैविक जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है, या उपरोक्त सभी। तो जैसे ही खमीरीकरण की बात की जाएगी, खमीरीकरण से आपका क्या होगा? जो भोज्य पदार्थ है वो स्वादिष्ट हो जाएंगे, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, और जो उनका बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो उनकी जैविक वैल्यू है, उसमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सीधे सीधे आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 पूछा जा रहा है अंकुरण के लिए, अंकुरण का मतलब जैसे चना उबालते हैं, ठीक है, जिसको जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए? आपने कभी नोटिस किया है कि ठंडी में
अंकुरण की प्रक्रिया स्लो हो जाती है ना, और गर्मी में अंकुरण तेजी से होता है। नोटिस किया है, जैसे ठंडी आ रही है, अब आप ये चाहो कि जो आपका चना वगैरह है वो जल्दी अंकुरित हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन गर्मी में जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो बस वही टेम्परेचर आपको बताना है कि अंकुरण के लिए जो अनुकूल तापमान है वो कितना होगा। आपका 90 to 95 फ़ारेनहाइट या 40 to 45 फ़ारेनहाइट, या फिर 66 to 85 फ़ारेनहाइट, या 30 to 38 फ़ारेनहाइट। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अगर अंकुरण के लिए हम बात कर रहे हैं किसकी, एक अनुकूल तापमान की, तो वो कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आंसर आपका होगा सी। और मैंने आपको इसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दिया। इन केस अगर फ़ारेनहाइट नहीं पूछ रहा है, सेल्सियस पूछा जा रहा है, तब आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 80 तो आपका 66 से लेकर के 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो आपका 18 से लेकर के 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोनों याद किए रहिएगा, फ़ारेनहाइट में भी सेल्सियस में भी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। पूछा ये जा रहा है कि एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है, ये ऐसा क्यों होता है। पहला, प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, दूसरा कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, तीसरा आपका है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, अगर किसी, और ये आपने बहुत पहले से भी सुना हुआ है, मतलब दादी और परदादी के टाइम में भी ये चीजें सुनने में आती थी। ठीक है, फटाफट से बताइए। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं चेचक की, तो अगर किसी भी व्यक्ति को एक बार चेचक हो जा रहा है तो प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होगा। ये किस बात का प्रमाण है, इसका मतलब ये है कि उसने क्या कर लिया, उसने इम्यून उसके शरीर में डेवलप हो गया, किसका, जो आपका चेचक का जो वायरस था उससे प्रिवेंट करने का, यानी कि उससे लड़ने की जो क्षमता है, ठीक है, जो प्रतिरक्षा है वो उस व्यक्ति के अंदर डेवलप हो चुकी है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून है ये। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, पूछा जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसका मतलब क्या है, BMI। ठीक है, ओके, इसको क्या कहा जा रहा है, बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। BMI का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो ये देखिए लिखा है बॉडी मास इंडेक्स। ये इसका फॉर्मूला है, बताइए इसका क्या फॉर्मूला, हाँ जी बताइए इसका क्या फॉर्मूला है। पहला है शरीर का भार किलोग्राम में बटा शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। ठीक है, फिर इसके बाद से है शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई फिर मीटर में, शरीर का भार ग्राम में यानी किलोग्राम में, और शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार अपॉन 2 बटा शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। फटाफट से आंसर करिए और याद करिए, होम साइंस में मैंने जब ये BMI का चैप्टर पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन करवाया था वहां पे। बताइए फटाफट से, आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, और बॉडी मास इंडेक्स क्या, किसी भी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, बस वही क्या है, BMI है उसका। ठीक, अब आपको उसको निकालने का जो फॉर्मूला है कि पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति की हाइट 5 फीट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, अगर कोई 6 फीट का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, यही जानना आपका क्या है, BMI है। ठीक है, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका फॉर्मूला जो है बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने भी ए आंसर किया है उनका बिल्कुल सही है। शरीर का भार किलोग्राम में और शरीर की लंबाई मीटर में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा जा रहा है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल और अपने सिंपलेस्ट यानी कि सरल रूप में जो रूपांतरण हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम आत्मसात्करण कहते हैं, या उसे हम आधारी चयापचय कहते हैं, या उसे हम पाचन कहते हैं, या कुछ में से कुछ भी नहीं कहते हैं। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दीजिए फटाफट से। आंसर आप क्या करेंगे, अभी आपको हमने बताया भी है कि देखो जो भी हम खा रहे हैं उसका हमारे शरीर में जाना, ठीक है, डाइजेस्ट होना, उस रूप में आना जिस रूप में हमारा शरीर अवशोषित करे, फिर उसका हमारे शरीर में अवशोषित होना, अपना काम करना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसकी कहलाती है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चयापचय की कहलाती है। आंसर आप क्या करेंगे, आंसर आप क्या करेंगे, आंसर करेंगे बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आधारी चयापचय कहा जाता है। आंसर आपका हो गया बी। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है ORS। ORS क्या है ये आप सबको पता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जिसको कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण, ठीक है, यानी कि शरीर में जल का अमाउंट कम होना, वाटर अमाउंट कम होना, पानी की कमी होना, उसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण कहते हैं। और एक तो डिहाइड्रेशन हो गया, दूसरा होता है रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन मतलब जो कमी थी पानी की उसको फुलफिल कर दिया गया, यानी कि पानी आ गया शरीर में, उसको रीहाइड्रेशन कहते हैं। तो ORS क्या है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट है, ठीक है। अब ये जो ORS में ग्लूकोज डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है, क्या वो सोडियम का की जो अवशोषकता है उसको बढ़ाने के लिए, ऊर्जा के स्रोत के लिए, स्वाद के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, ORS का यूज ग्लूकोज में किया जाता है, उसका रीजन क्या है, एनर्जी के लिए। क्योंकि ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज को ही हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। इसी को करंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। कौन सी एनर्जी, करंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये सब क्या करेंगे, ये जो करंट एनर्जी है, ब्लड शुगर है, काइनोबॉडीज है, ये सब आपके जो रक्त है, ब्लड है, उसमें सीधे अवशोषित होते हैं। मतलब इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जैसे ही ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है, आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षेप होता है। केसिन क्या है, दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है, जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है उसको केसिन प्रोटीन कहा जाता है। और केसिन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, एक पूर्ण प्रोटीन का, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। दो बात समझ रहिएगा, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका केसिन है। और केसिन क्या है, एक पूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। अब दूध से दही बनाने की क्रिया किस पीएच पर होगी, ठीक है। अच्छा ये समझना, मान लो पनीर तो हमें समझ में आ रही है, ये जो अवक्षेप लिखा हुआ है ना, ये अवक्षेप क्या होता है, इसको भी समझिएगा। देखिए आप लोगों ने जल शुद्ध करने की विधियां पढ़ी होंगी, है ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर से जरूर जल को शुद्ध करने की विधियां पढ़ी होंगी। जब जल को शुद्ध करने की विधियां पढ़ी होंगी ना, तो आपने 3 विधियां पढ़ी होंगी। एक आपने यांत्रिक पढ़ा होगा, है ना, एक यांत्रिक पढ़ा होगा, दूसरा आपने रासायनिक पढ़ा होगा और एक भौतिक पढ़ा होगा, ठीक। भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। ये जो आपने रासायनिक पढ़ा है ना, जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट है, फिटकरी है, चूना है, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, तूतिया वगैरह पढ़ते हैं, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब पानी को शुद्ध करने में आते हैं ना, रसायन है सब, लाल दवा वगैरह जो है। अब जरा सुनिएगा, ये जो अवक्षेप है इसका मतलब क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, और पानी को गर्म करिए और उसमें फिटकरी डाल दीजिए, देखिए कुछ समय बाद पानी की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो पानी के ऊपर या तो तैरने लगेंगी या पानी के नीचे जाकर के बैठ जाएंगी, कुछ व्हाइट व्हाइट सा आपको देखने में लगेगा, वही जो है ना, वही उसी को अवक्षेप कहते हैं। ठीक ऐसे ही दूध के साथ भी हो रहा है, दूध में जो चीज है यानी कि जो काम का तत्व है वो क्या है, वो अलग हो जाएगा और वही अलग होकर के पनीर बन जाता है, और जो बाकी बचा ना पानी उसी को हम क्या कहते हैं, छेने का पानी यानी कि पनीर का पानी, वे वाटर कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे दूध से पनीर बनाने की प्रक्रिया किस पीएच पर होती है, पीएच 6.5 है, पीएच 4.6 है, पीएच 7.5 है और आपके पास पीएच 3.0 है। आंसर क्या आ जाएगा, 4.6 है, आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। और ध्यान रखिए डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, अपने आप को मच्छरों से बचाइए। ठीक है, इलाहाबाद की स्थिति आपको पता भी होगी, बहुत खराब हो रही है ना, कितने सारे डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा के रखिए, मच्छरों से थोड़ा बचिए। ठीक है, तो डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू
विषाणु से होता है इसे कहा जाता है? कुल मिला जुला के ये बताइए कि डेंगू को और क्या कहा जाता है? क्या इसे हम रेमिटेंस बुखार कहते हैं? क्या इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं? इसे क्या साधारण बुखार कहते हैं? क्या इसे पेल एब्स्टीन बुखार के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डेंगू जो बुखार है उसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, डेंगू को किस नाम से जाना जाता है? तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली, दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? कहां से क्वेश्चन बना है उसको सुन लीजिए। आपने फूड का यानी कि भोजन का वर्गीकरण पढ़ा होगा, है ना, नस्वरता के आधार पर या फिर पोषक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, फूड को क्लासिफाई किया गया है। तो नस्वरता की जब हम बात करते हैं ना, किसकी, जब हम नस्वरता की बात करते हैं तो 3 प्रकार के फूड होते हैं। एक तो होता है नाश्वर, दूसरा होता है अर्धनाश्वर, तीसरा जो होता है वो होता है अनाश्वर। अब बताइए जरा, ये जो आपका मछली है, दूध है, वायुमंडलीय स्थिति मतलब ऐसे ही, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोई कोल्ड हाउस नहीं, कोई फ्रिज नहीं, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं, ठीक है, नॉर्मल जो टेम्परेचर आपका ऐसे है वो, ठीक। तो वहां पर ये सब कितना दिन चलेगा? ये सब के सब आपके क्या हैं, नासवान हैं, यानी कि ये सब मुश्किल से मुश्किल आपका 1 से 2 दिन चलने वाले होते हैं। तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके नास्वर भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और दूध है, मछली है, अंडा है, ब्रेड है, ये सब क्या है, नास्वर है। और ये कितना दिन तक आप इसको स्टोर कर सकोगे? अगर वायुमंडलीय ताप पर रख रहे हो तो कितना रखोगे? वायुमंडलीय स्थिति में अगर आप इसको रख रहे हैं तो आप कितना दिन रख पाएंगे? 1 से 2 दिन रख पाएंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। बताइएगा, यहाँ पर जो अनाज दिए गए हैं उसमें से एकमात्र ऐसा कौन सा अनाज है जिसमें कैरोटीन पाया जाता है? पहला है पीला मक्का, दूसरा है गेहूं, तीसरा है जीरा और जो आपका चौथा है वो है हल्दी। बताइएगा, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। आंसर आपका क्या आ जाएगा? पीला मक्का। और आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी फ्रूट का कलर या वेजिटेबल का कलर येलो है या फिर ऑरेंज है, ठीक है, क्या है, या तो येलो है या फिर ऑरेंज है, ठीक है, क्या है, ऑरेंज है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा हमें चाहिए होता है? हमें तो बीटा कैरोटीन चाहिए होता है, ना हमें अल्फा चाहिए ना हमें गामा चाहिए, हमें क्या चाहिए? बीटा कैरोटीन चाहिए। यही बीटा कैरोटीन क्या होता है, हमारे लीवर में जाकर के रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइएगा। संरक्षण मतलब समझ है, खराब ना होने देना, बचा के रखना। तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि संबंधित है जल की मात्रा से, पोषक तत्वों की मात्रा से, संरचना से, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की अवधि संबंधित है किससे? जल की मात्रा से, पोषक तत्वों की मात्रा से, संरचना से, या इनमें से किसी से नहीं। ये पहले तो कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, देख लीजिए। जिस भी फूड आइटम में जितना ज्यादा पानी होगा, है ना, जितना ज्यादा जल होगा वो उतना जल्दी खराब हो जाएगा। अभी आपने दूध का नाम लिया था, अभी आपने अंडे का नाम लिया था, मांस का नाम लिया था, इन सब में पानी क्या है? ज्यादा है ना। तो जिन भी फूड आइटम में पानी की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना जल्दी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, गेहूं है, धान है, चावल है, दाल है, क्या ये सब भी खराब हो जाएंगे? नहीं, ये सब अनास्वर में आते हैं, यानी कि इसको आप सालों साल रख सकते हो। तो जल की मात्रा डिपेंड करती है कि आपके खाद्य पदार्थ के संरक्षण की अवधि कितनी होगी, थोड़ी होगी कि लंबी होगी। जिस भी खाद्य पदार्थ में पानी ज्यादा होगा वो जल्दी खराब होगा, जिस भी खाद्य पदार्थ में आर्द्रता यानी कि पानी यानी कि नमी कम होगी वो लंबे समय तक चलेगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो गया? 36 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, पूछा जा रहा है, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म एवं घेंघा होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी से शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म और घेंघा
होता है या घेंगा से संबंधित है? जिंक है, लोह तत्व है, आयोडीन है या मैग्नीशियम है? आंसर बहुत आसान है, ये जो आयोडीन है, ठीक है, जो इसका बेस्ट सोर्स आपका क्या है? साल्ट है, यानी कि नमक है, ठीक है। इसमें अगर आप आयोडीन नमक ले रहे हैं तो आपको आयोडीन की कमी सामान्यतः नहीं होगी, ठीक है। या फिर समुद्री चीजें अगर आप खा रहे हैं, क्योंकि समुद्र वाली जो चीजें होती हैं उसमें ऑटोमेटिकली साल्ट आ जाता है, नमक आ जाता है, ठीक है। अब अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में क्या है, अगर आयोडीन डिफिशियंसी है तो उसको क्या होगा? ग्वाइटर होगा, यानी कि घेंगा होगा, शिशु मृत्यु दर देखने को मिलेगी और क्रिटिनिज्म देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चा क्या हो जाएगा? शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? कम होगी, वो शॉर्ट हाइटर रहेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, बताइए। पूछा क्या गया है? भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में, परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन, वही संरक्षण, ठीक है, बचा के रखना है खराब होने से। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, हल्दी है, सोडियम बेंजोएट है, सुगर है, तेल है। देखिए, हल्दी भी बचाता है, सुगर भी बचाता है, तेल भी बचाता है, नमक भी बचाता है, चीनी भी बचाता है, मसाले भी बचाते हैं। ये सब आपके फूड आइटम को खराब होने से बचाते हैं। यही रीजन है कि जब हम अचार बनाते हैं ना, पिकल बनाते हैं, तो हम ढेर सारा मसाला, ढेर सारा नमक ये और तेल डालते हैं ताकि हमारा जो अचार है वो लंबे समय तक चल सके। यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर घरेलू नहीं पूछा गया है, यहाँ पर केमिकल पूछा गया, और पूरे में केमिकल एक ही है, वो है क्या? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? फूड आइटम को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक तरफ आपके पास तत्व है, दूसरी तरफ स्रोत है। आपको बताना है कि किसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल। इधर सोर्सेस लिखे हुए हैं, फटाफट से बताइए एक बार, आप सभी लोग फटाफट से बताइए, होपफुली आपको दिख रहा होगा। एक बार बताना आप सभी लोग। एक तरफ तत्व है, दूसरी तरफ आपके पास सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और मिनरल है, बताएं। ऑप्शन आपके पास सारे हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चावल, आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। प्रोटीन की बात करें तो अंडा, मांस, फलियां, ये क्या है? प्रोटीन का सोर्स है। अगर हम बात करें फैट की तो तेल, मक्खन, घी, ये सब क्या है? फैट है। खनिज क्या है? फल और सब्जियां क्या हैं? ये आपकी खनिज है। अब मैच करते हैं, ए को किससे मैच किया? डी से मैच किया है। बी को किससे मैच किया है? ए से मैच किया है। सी को मैच किया है बी से, और डी को मैच किया है सी से, यानी कि डी ए बी सी। डी ए बी सी कहाँ पे बन रहा है? डी ए बी सी, अच्छा नंबर वाला लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, ये वाला है, ठीक है। ओके, ये सी वाला सही हो गया आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है, 5 वर्षीय रश्मि करीब 3 वर्ष की लगती है, ठीक है। रश्मि एक लड़की का नाम है जो कि 5 साल की है, लेकिन लगती वो 3 साल की है। उसके हाथ और पैर बहुत पतले हैं और उसका पेट जो है वो पॉट बेली, यानी गुब्बारे की तरह उसका पेट है, यानी फूला हुआ है, और वह प्रायः बीमार रहती है। वो सदैव थका हुआ महसूस करती है और नियमित रूप से वो स्कूल भी नहीं जा पाती है। उसमें खेलने की भी शक्ति नहीं है। वो किस बीमारी से पीड़ित है, बताइए। आपका है क्वैसियोरकर, रक्ताल्पता, सूखा रोग या फिर कंठमाला। आंसर कर दीजिएगा। एक कंडीशन दी गई है, रश्मि नाम की एक लड़की है जिसकी शारीरिक स्थिति का वर्णन है कि रश्मि नाम की एक लड़की है जो कि 5 साल की है लेकिन लगती 3 साल की है। उसके हाथ पैर जो है वो बहुत पतले हैं, उसका पेट जो है वो गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है, वो प्रायः बीमार रहती है, वो थका हुआ महसूस करती है और वो प्रतिदिन या नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जा पाती है, और उसके अंदर खेलने तक की भी शक्ति नहीं है। उसको क्या हुआ है? उसको क्या हुआ है? आंसर आप क्या बताएंगे? उसको जो है क्वैसियोरकर नामक रोग हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वैसियोरकर में ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो पेट है वो बाहर आता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप देखिए, रक्ताल्पता में होगा नहीं, सूखा रोग में होगा नहीं, ये सब किसके सिम्टम हैं? ये सब के सब आपके क्वैसियोरकर के सिम्टम हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए खाद्य मानकों की पहचान करिए। इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो फूड स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? आपका है भारतीय मानक ब्यूरो, सेकेंड आपके पास एगमार्क मानक है, थर्ड आपके पास PFA यानी कि प्रिवेंशन
प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है। और चौथा आपके पास है कोडेक्स एलिमेंटेरियम। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आपका डी आएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियम जो है ये क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य मानक को प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके। बहुत बढ़िया जी, मुझे भी याद आ गया जो आप लोग याद दिला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में खाद्य मानकों को नियंत्रित करने वाला सर्वसमावेशी कौन सा है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, दूध एवं दूध उत्पाद अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य तैयारी भंडारण और पैकेजिंग अधिनियम। फटाफट से आंसर कर दीजिए। पहले तो यहाँ पे एक बात सुन लीजिए, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर एक बात सुन लीजिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं खाद्य मानकों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में? खाद्य मानक के बारे में। तो कौन है आपका? फेशाई, ठीक है, किसका नाम आता है? फेशाई का नाम आता है। 2006 में क्या हुआ था? 2006 में ये बना था और यही क्या करता है? यही खाद्य मानकों को भारत में निर्मित करता है। ठीक है, ओके, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, फेशाई। ठीक है, और बाकी आपको इस क्वेश्चन में और क्या करना है उसको सुन लीजिए। देखिए ये जो चारों दिए हुए हैं ना, इन चारों के डेट बिल्कुल सही है। ठीक, ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फेसाई ये 2006 से संबंधित है। दूध एवं दूध उत्पाद अधिनियम कब आया था? 1992 में आया था। खाद्य अपमिश्रण यानी कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। खाद्य तैयारी भंडारण और पैकेजिंग अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था। ये सब सही है, आप इसको कहीं भी चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से ये पूछा गया है आपसे। फेशाई का भी सन पूछा जा चुका है, फूड एडल्ट्रेशन खाद्य अपमिश्रण का भी डेट पूछा गया है और ये जो 2016 वाला भी पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है निम्नलिखित में से खनिज लवण स्रोत हैं किसके? ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, संतरा है, सोयाबीन है। कौन सा खनिज लवण का स्रोत है? कौन सा मिनरल का स्रोत है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। तो आपको पता है ना, अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये आपके मिनरल के सोर्सेज होते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से खाने का एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से समृद्ध हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से करिए इसको। पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य लोहे से समृद्ध हो। ऑप्शन में आपका आंवला पालक गुड़ है, आंवला गोभी टमाटर है, गोभी आंवला पालक है, गुड़ आंवला और टमाटर है। बताइए, आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, जितनी भी ब्राउन चीजें होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं? ब्राउन कलर की चीजें होती हैं, उन सब में आयरन बहुत होता है, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो आपकी चॉकलेट हो, जितनी भी ब्राउन चीजें होंगी उसमें आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस एक जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने बताया उसके हिसाब से आप कोड चुनिए और देखिए आप कौन सा कोड चुनते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करना है। एक बार सभी लोग आंसर करिए। हाँ जी, आंसर आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे कि आयरन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो आंवला है, पालक है और गुड़ है, ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या है? ये जो ग्रुप है फूड का, ये सबसे ज्यादा रिचर है। किसके लिए? आयरन के लिए। तो आयरन रिचर ग्रुप कौन सा हो गया? आंवला, पालक और गुड़, यानी कि ए वाला हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है निम्नलिखित से कौन सा स्वपोषी है जो अपना खुद से पोषण कर सकता है? मानव, पादप, जंतु या कवक? ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो पादप है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं है, आएगा नहीं, बट क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? बताइए। ठीक है जी, एक बार आंसर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय, अपचनीय का मतलब जो डाइजेस्ट ना हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या रफेज है? आंसर आप क्या करेंगे? रफेज। रफेज का मतलब किससे है? फाइबर से है, और हमें पता है फाइबर का मतलब क्या हो गया? सेल्यूलोज हो गया। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? कार्बोहाइड्रेट का पॉली रूप है। ठीक है, ये हमारे शरीर में पचता नहीं है, करता क्या है?
ये हमारी जो आंतें हैं, ठीक है, जो हमारा आंत है उसके क्रमाकुचन को व्यवस्थित करता है। क्या करता है? क्रमाकुचन को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रफेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। टीका, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपरोक्त सभी। भाई अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो हेल्दी रहे तो उसको टीकाकरण करवाना ही चाहिए, उसको एक हेल्दी डाइट लेनी ही चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी ही चाहिए, उसको पर्सनल हाइजीन हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया, उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। बताएं एक बार, आपको पता है ना कि विटामिन जो आपका सी है, जब अभी कोविड हो रहा था, महामारी आई थी, ठीक है, तो वहां पर क्या था, अब फिर से कोविड बढ़ रहा है। भाई आप लोग अपने आप को फिर से थोड़ा सा बचा के रखिए कोविड का। ये जो नंबर्स है ना कोविड के पेशेंट के, उनमें फिर से इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बचाइए अपने आप को फिर से। ठीक है, चलिए, तो महामारी के दौरान चिकित्सकों में विटामिन सी से भरपूर भोजन देने का परामर्श दिया, उस समूह को पहचानिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकली है, सोयाबीन है, काली मिर्च है। सेकंड स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। थर्ड दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। फोर्थ ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए, ये जो आपका ब्रोकली है और ये जो सोयाबीन है और जो काली मिर्च है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये काली मिर्च कह रहे हैं, ये जो ये वाला आंसर है, जो ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी है और जो नींबू है, ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात पता ही है, स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी पाया जाएगा, नींबू में पाया ही जाता है, ब्रोकली में भी पाया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर ब्लैंक है, पूछा जा रहा है जल विलेयक विटामिन है। तो जैसे ही हम जल विलेयक की बात करते हैं, हमें पता है ना विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है? ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सी ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सिर्फ एक है, कौन? विटामिन बी। आंसर आप क्या कर देंगे? आपसे आंसर क्या करेंगे? हाँ, ये आपका ए हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है राइबोफ्लाविन को पहले कहते थे, ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। कंफ्यूज मत होइएगा, राइबोफ्लाविन को आज भी हम वही कहते हैं। ठीक है, तो पहले और बाद वाला चक्कर नहीं है। तो राइबोफ्लाविन को हम कहते हैं विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या विटामिन B2। तो आपको पता है ना कि अगर हम विटामिन B2 की बात करते हैं तो विटामिन B2 का, ठीक है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लाविन है। ठीक है, ओके। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं ना। ये एक रोग मैंने बताया, फटाफट से बताइए कौन सा रोग है? ये जो यहाँ पर जो लिप्स हैं, जो होठ हैं, वो साइड साइड में क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। ये जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो फट जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसको क्या कहते हैं? चिलोसिस कहते हैं। विटामिन B2 की कमी से होता है। और क्या है? ग्लोसाइटिस, जीभ पे होने वाला रोग है। कैसे होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके साथ ही साथ एंगुलर डर्मेटाइटिस क्या है? विटामिन B2 की कमी से होने वाला है। कैसल नेकलेस क्या है? विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? बताइए भाई, आपकी कोई फ्रेंड है जिनके दांत और हड्डियां बड़ी कमजोर हैं, ठीक है, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आप उनको बोलेंगे कि आप चावल, नींबू, आंवला गुड़ खाइए, या घी, दाल, रोटी, चावल खाइए, दूध, सब्जी, पालक, फल खाइए, या तेल, अंडा, चावल, रोटी खाइए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 आप अपनी फ्रेंड को क्या सजेस्ट करेंगे? आंसर क्या आएगा कि अगर कोई मेरी फ्रेंड है जो कि हड्डी और दांत, हड्डी दांत की बात हो रही है, तो इसका मतलब किसकी कमी हो रही है? कैल्शियम की कमी होगी, फॉस्फोरस की कमी होगी और विटामिन डी की कमी होगी। तीनों फ्रेंड हैं, इन तीनों की ही मात्रा कम ज्यादा हो रही है, तभी हड्डियां और दांत कमजोर हो रहे हैं। अब सीधे ढूंढिए कौन सा ऐसा है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस, विटामिन डी मिल जाए। आप तुरंत देखेंगे दूध क्या है, कैल्शियम का रिचर सोर्स है, और सिर्फ दूध को देखते हुए आप किसको आंसर कर देंगे? सी को आंसर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मलेरिया तो हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं होता, अभी तो आपने पढ़ा है क्या, अभी आपने पढ़ा है डेंगू मलेरिया, ये सब क्या है, मच्छरों से होने वाले रोग हैं, ठीक है। रक्ताल्पता है, रेबीज है, रेबीज कैसे होता है, रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। किससे होता है, पागल कुत्ते के काटने से होता है। अच्छा ये बताइए, जब कभी किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काटता है तो उसको फोबिया होता है, किससे, पानी से फोबिया होता है, वो पानी से डरता है। पानी से डर को क्या कहते हैं, इसका आंसर आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लिया है तो उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है, ठीक है। ये जो सिम्टम है पानी से डर लगने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक। और हैजा क्या है, तो ये आपका जल से फैलने वाला रोग है। और इसका वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक जो है वो मक्खी होती है, ठीक है। मक्खियां क्या होती हैं, हैजा की वाहक होती हैं। और ये जल से फैलने वाला रोग है, अशुद्ध जल से हैजा होता है। अब आंसर आप क्या बताएंगे, आंसर आपको बी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, यस बिल्कुल। अगर क्या है पानी से डर लग रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका ब्लैंक है और पूछा जा रहा है कि कमी के कारण रतौंधी होता है। आंसर क्या आएगा बताइए, किसकी कमी से, ठीक है, ओके हाँ, किसकी कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। जैसे ही रतौंधी की बात होती है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये बात तो ठीक है। विटामिन ए की कमी से जो सबसे पहला रोग शुरू होता है ना, यानी कि प्राथमिक रोग, वो भी कौन है, रतौंधी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है, आपका ए हो गया, यानी कि विटामिन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध के केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित करता है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या पितरस। आंसर क्या आ जाएगा, रेनिन। यही कारण है कि बच्चा दूध पीता है और जब वो वॉमिट करता है तो वो थक्के के रूप में यानी कि दही के रूप में करता है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ठीक है, हाँ ओके, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि रेनिन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा जा रहा है निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, फटाफट से आंसर करिए। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, चावल का प्रोटीन, जेलेटिन, दाल का प्रोटीन या अंडे का प्रोटीन। पहली बात तो अंडे का प्रोटीन क्या है, कंप्लीट प्रोटीन का उदाहरण है पूर्ण प्रोटीन। दाल का प्रोटीन क्या है, पार्शियल यानी कि आंशिक प्रोटीन का उदाहरण है। ये जो जेलेटिन है ये क्या है, ये अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। और ये जो चावल का प्रोटीन है ये भी क्या है, आंशिक प्रोटीन का उदाहरण है, ठीक है, किसका, आंशिक का। तो अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण प्रोटीन है, आंसर क्या आएगा, अपूर्ण प्रोटीन जो है वो आपका जेलेटिन है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी चावल का प्रोटीन आंशिक यानी कि पार्शियल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, दाल भी क्या है, पार्शियल प्रोटीन का एग्जाम्पल है, और अंडा क्या है, कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। आंसर आपका हो गया सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, सिवाय, बताइए। आपके पास थायमिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, किसकी आवश्यकता होती है, सिवाय, ठीक है। तो कैल्शियम की भी होती है, मैग्नीशियम की, विटामिन डी की भी, थायमिन की नहीं होती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा सोर्स है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है, मकई, मकई का समझ रहे हैं, मक्का, कॉर्न, ठीक है, मकई का तेल, गेहूं का उत्पाद, पोर्क, पोर्क मांस है, ठीक है, और एक आपका है सार्डिन। आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे सार्डिन, ठीक है। ये जो सार्डिन है ये क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा, आपने पूफा का नाम सुना होगा, ये जो आपका संतृप्त वसा होती है ना, ये जो आपका फैटी एसिड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड को हिंदी में संतृप्त वसा कहते हैं, अनसैचुरेटेड को क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा कहते हैं। जो असंतृप्त वसा है, जो कि
दी जाती है अगर कोई मोटा है, हृदय का रोगी है, ठीक है, तो उसको दिया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मूफा होता है, दूसरा पूफा होता है। मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो आपका मूफा पूफा है ना, उसी का टाइप है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 12 है, ओमेगा 9 है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का कौन सा एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा डी। ओके, आगे देखिए, पूछा जा रहा है स्पाइना बाइफिडा नामक जन्मदोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। पहले सुन लीजिए, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा स्पाइना बाइफिडा का, बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे का स्पाइना बाइफिडा बेसिकली क्या है, एनटीडी है, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। ये जो एनटीडी है, मेन जो रोग है ना वो ये है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये कई टाइप का होता है, उसी में से एक टाइप आपका क्या है, स्पाइना बाइफिडा। ये बच्चों में होता है। बच्चों का ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो मतलब वो इन्फेक्टेड होता है। इन्फेक्टेड का मतलब वो सही नहीं होता है, ठीक है, घाव सा होता है। बच्चा जो है वो नॉर्मली सही तरीके से सरवाइव भी नहीं कर पाता है, और इसमें जो डेथ रेशियो है वो भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, स्पाइना बाइफिडा के नाम से जाना जाता है। एक बार आप फिगर भी देख सकते हैं कैसा होता है बच्चे की। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड, वो जो बीच वाली हड्डी होती है ना, वो प्रभावित होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्पाइना बाइफिडा है, ये जो बीच का कॉर्ड है, ठीक है। और वैसे भी ये सबसे ज्यादा होता है स्पाइना बाइफिडा किसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। इसमें ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, अब ये बच्चा पूरी तरीके से ना ये खड़ा हो सकता है, ना ये सोशली या फिर ना ये फिजिकली एडजस्ट कर पाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। आप अलग अलग जगह से देख सकते हैं, ये आपका स्पाइना बाइफिडा है। ओके, दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होता क्यों है, जब किसकी कमी होगी, जब फॉलिक एसिड की कमी होती है, ठीक है। किसकी, फॉलिक एसिड की, यानी कि फॉलेट की जब कमी होती है तब क्या होगा, तब जा करके, हाँ ठीक है, तब क्या होता है, एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और उसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक टाइप क्या है, स्पाइना बाइफिडा, जिसका मैंने फिगर दिखाया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फॉलेट का मतलब समझ रहे, फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन बी सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी सी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, हार्मोन स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की, फाइबर की, या विटामिन B12 की। बताइएगा, हार्मोन या फिर स्वस्थ त्वचा, कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 59 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या आएगा। कि अगर हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम हेल्दी स्किन या फिर सेल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए। अब देखो प्रोटीन है नहीं एग्जांपल पे, हम आंसर क्या कर देंगे, फैट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, पूछा जा रहा है आपके शरीर को विटामिन और खनिज की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता होती है हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल की। पहला, ये शरीर को ऊर्जा देता है, ये चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है, ये शरीर के अंगों को इंसुलेट करता है, या ये शरीर की गर्मी निकालता है। बताइए क्यों हमें चाहिए विटामिन और खनिज लवण। आप सीधे क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि हमें विटामिन और खनिज लवण की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये जो चयापचय की प्रक्रिया है ना वो पूरी हो सके। अगर चयापचय की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो आप चाहे जितना खा लो, आपके काम आने वाला वो नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, पूछा जा रहा है माई पिरामिड खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा से प्राप्त करना चाहिए। बताइए, खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली एक ये ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा से प्राप्त करना चाहिए। बीफ, चिकन और मछली, वनस्पति तेल, नट और मछली, वसा, तेल और मिठाई, दूध, दही और पनीर, कहाँ से अपनी जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कहाँ से करनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, हम नट्स लें और उसके साथ ही साथ वनस्पति तेल लें, मछली लें, इनसे हमें अपनी जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 62, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता। विटामिन है, खनिज है, फाइबर है और वसा है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम पोषक तत्व नहीं कहते हैं? आंसर क्या आएगा? विटामिन क्या है? पोषक तत्व है। खनिज क्या है? पोषक तत्व है। इसके साथ ही साथ आपका ये जो आपका फैट है, ये क्या है? पोषक तत्व है। क्या पोषक तत्व नहीं माना जाता? फाइबर को पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि फाइबर। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। थोड़ा सा कर लो भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, पूछा जा रहा है मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? तो अभी हमने पढ़ा था ना किसका? थायमिन। तो ये वही क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पूछा जा रहा है आपसे मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए मानव शरीर में अगर इन्फेक्शन हुआ है यानी कि संक्रमण हुआ है तो उस संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन से विटामिन को हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? कौन सा? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। आंसर आप क्या करेंगे? आंसर विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं और इन्फेक्शन को रोकने में ये क्या करता है? मदद करता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहां? एक क्वेश्चन आपने अभी पहला जो क्वेश्चन देखा था वो यही था, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहां? आपका लीवर में, त्वचा में, फुफ्फुसी में या फिर वृक्क में। ठीक है, बताएं। ऑप्शन खाली चेंज है, क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है। आंसर क्या आएगा? मानव शरीर में विटामिन कहां भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है आपके लीवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, पूछा जा रहा है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है यानी कि ज्यादा पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताएं जी, फटाफट से बता दीजिए। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा यानी कि बहुतायत से पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो मछलियों के तेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अत्यधिक मदिरा पान करने वाले वयस्क में होने वाला सिंड्रोम है। कौन सा सिंड्रोम है? याद करिए जब आप विटामिन बी का चैप्टर पढ़ते हैं तो विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी बेरी आपने पढ़ा है। बेरी बेरी 3 प्रकार का होता है ना, एक ड्राई बेरी बेरी होता है, एक वेट बेरी बेरी होता है और एक आपका चाइल्ड या फिर इन्फेंटाइल बेरी बेरी होता है। राइट, होता है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो लोग जो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों में सिंड्रोम होता है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में आपके पास ट्रांसलोकेशल सिंड्रोम है, वर्निक्स-कारसा-कॉप्स सिंड्रोम है या फिर माइलोडाइप्लास्टिक सिंड्रोम है या ट्रांसलोकेशन सिंड्रोम है। फटाफट से आंसर कर दिए, क्या होगा आंसर? आंसर आप करेंगे कि अत्यधिक मदिरा पान करने वाले जो वयस्क हैं उनमें क्या होता है? वर्निक्स-कारसा-कॉप्स सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बेरी बेरी में आता है। किस में आता है? बेरी बेरी की आपने क्लास पढ़ी होगी तो वहां पर आपको ये मिला होगा। ठीक है, आंसर हो गया बेरी बेरी। आप समझ लीजिए वर्निक्स-कारसा-कॉप्स सिंड्रोम होता क्या है? उन लोगों को होगा जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते होंगे, जो लोग बहुत ज्यादा लिकर इंटेक करते होंगे। ठीक है, इनमें इनकी याददाश्त कम हो जाती है, इनके अंदर कुछ भी नया सीखने की जो क्षमता होती है या जो कुछ नया सीखने का जो इंटरेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाता है। क्या है ये? कौन सा सिंड्रोम? वर्निक्स-कारसा-कॉप्स सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, पूछा जा रहा है विटामिन B3 के निर्माण हेतु आवश्यक है। बताइए ट्रिप्टोफेन, मेथियोनिन, अर्जिनिन और या थायमिन। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम विटामिन B3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम विटामिन B3 की बात कर रहे हैं तो विटामिन B3 के निर्माण हेतु हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है यानी कि एक अमीनो एसिड चाहिए होता है और वो अमीनो एसिड कैसा होगा? एसेंशियल होगा यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड होगा। नाम क्या है? ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन नाम का जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है? वो जो है बनाता है किसको? विटामिन B3 यानी कि नियासिन को। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है उसका आंसर हो गया ए यानी कि ट्रिप्टोफेन। क्वेश्चन नंबर 69, फोलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब एंटी विटामिन।
एंटी विटामिन मतलब ऐसा तत्व जो आपके शरीर में विटामिन के अवशोषण को क्या करे, बाधित करे, उसको हम क्या कहते हैं, या उन कारकों को हम एंटागोनिस्ट या एंटी विटामिन के नाम से जानते हैं। पूछा क्या गया है, फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। पहला आपके पास है ऑक्सैलिक, इसके साथ ही क्या है, कैप्ट्रिन है, या फिर आपका कॉप्टिक कैट्रिन है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आपका एमिनोपेट्रिन है। आंसर करिएगा, फॉलिक एसिड का जो एंटागोनिस्ट है वो कौन है? आंसर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, फॉलिक एसिड जो है उसका एंटागोनिस्ट जो है उसका नाम क्या है, एमिनोपेट्रिन है। ठीक है, उसका क्या नाम है, एमिनोपेट्रिन है। एमिनोपेट्रिन एक एंटागोनिस्ट है, यानी कि एक बाधक तत्व है जो कि फॉलिक एसिड का अवशोषण नहीं होने देता। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो गया डी, यानी कि एमिनोपेट्रिन। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है, फास्फोलिपिड है, बताइएगा फास्फोलिपिड क्या है, सरल लिपिड है, संयुग्मी लिपिड है, व्युत्पन्न है, सभी। फॉस्फोलिपिड यानी कि ऐसा वसा का रूप जो जिसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक तो फास्फो का मतलब हो गया फॉस्फोरस, और दूसरा लिपिड का मतलब क्या हो गया, फैट हो गया। ठीक है, और आपने ये बात पढ़ा है जहां पर फैट किसी एक दूसरे नॉन फैट के साथ मिल रहा है तो ऐसे ऐसे मिलाप को क्या कहेंगे, संयुग्मी कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर दो चीजें मिल रही हैं, एक तो फास्फोरस दूसरा लिपिड, दो चीजें मिल रही हैं तो क्या बनेगा, संयुग्मी लिपिड बनेगा, यानी कि जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है, बताइए। आप लोगों को याद होगा पास्ता 3GC, ये एक ट्रिक थी जिससे आप याद कर सकते हैं, या फिर हिल पवट्टम। ठीक है, हिल पवट्टम फॉर एसेंशियल एमिनो एसिड, पास्ता 3GC फॉर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। पूछा क्या गया है, पूछा आपसे गया है आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है, हिस्टडीन है, मिथियोनिन है, एलानिन है, ट्रिप्टोफेन है। हिस्टडीन आवश्यक एमिनो एसिड है, मिथियोनिन आवश्यक है, ट्रिप्टोफेन क्या है, आवश्यक है, एलानिन क्या है, ये आपका अनावश्यक यानी कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको एनर्जी नहीं देगा, खनिज है, जल है, विटामिन है, या सभी है। तो आपको पता है ना तो आपको खनिज एनर्जी देगा, ना तो वाटर देगा, ना तो विटामिन देगा, यानी कि सब क्या है, 0 कैलोरी देने वाले हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी कि सभी। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, डी यानी कि सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा जा रहा है, ग्लूकोज के अन्य नाम में शामिल नहीं है, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 नाम में से 3 नाम ऐसा है जो कि ग्लूकोज का है, एक कोई ऐसा है जो ग्लूकोज का नहीं है। पहला है कोशिकीय ईटान नहीं ईंधन, ठीक है, कोशिकीय ईंधन। दूसरा आपका है ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर का मतलब आपका, ठीक है। तीसरा आपका है क्रॉन शुगर, और जो चौथा है वो है केन शुगर। ठीक है, अब बताइए कि ग्लूकोज का अन्य नाम में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 का आपको आंसर करना है, फटाफट से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा क्या होगा, केन शुगर। ठीक है, केन मतलब हो गया शुगर केन, यानी कि ये जो आपका गन्ना होता है, ठीक है, गन्ने से जो आपको शुगर मिलता है वो कौन सा है, वो सुक्रोज है, ठीक है, जिसको डोमेस्टिक शुगर कहा जाता है। बाकी ऊपर के सारे क्या है, ग्लूकोज के नाम है, क्या नहीं है, तो ये जो केन शुगर है वो जो है ग्लूकोज का नाम नहीं है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। केन का मतलब शुगर केन, यानी कि गन्ने से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं है। आपको पता है व्युत्पन्न प्रोटीन, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन में आपने पढ़ा होगा, है ना। आपको बताना है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं है, आपके पास प्रोटियॉन्स है, मेटा प्रोटीन है, जमा प्रोटीन है और पेप्टोन है। आंसर करिए कौन सा प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 74 का। एक बात सुन लीजिए, अगर पूछा जा रहा है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख क्या हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन है, और वो यही तीनों हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन कौन से, आपके प्रोटियॉन्स हैं, दूसरा मेटा प्रोटीन है, तीसरा आपका कोगुलेट प्रोटीन यानी कि जमने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो आंसर क्या बताएंगे, आप आंसर बताएंगे कि जो ये पेप्टोन है, ये क्या है, ये आपका द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन है। ठीक है, पेप्टोन क्या है, ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है, एल्ब्यूमिन केसिन उदाहरण है संयुक्त प्रोटीन के, सरल प्रोटीन के, व्युत्पन्न प्रोटीन के या ईस्टर के, बताइए।
अभी मैंने आपको केसिन के बारे में बताया भी था। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन, केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो ये जो आपका एल्ब्यूमिन है या जो केसिन है, ये किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त प्रोटीन का है, सरल प्रोटीन का है, या फिर आपका व्युत्पन्न प्रोटीन का है? किसका एग्जाम्पल है? आंसर आपका क्या आएगा? ये सब जो है ये सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है ग्लोबुलिन या फिर ग्लाइडिन किस प्रकार के प्रोटीन है? बताइए, ग्लोबुलिन या फिर आपका जो ग्लाइडिन है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? पूर्ण प्रोटीन है, आंशिक प्रोटीन है, अपूर्ण प्रोटीन है, या सभी? तो एक बार सुन लीजिए, आपका कंप्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट, तीन का जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात की जा रही है। तो ये सब जो है ना, जो ग्लाइडिन है या फिर ये जो ग्लोबुलिन है, ये आपका पार्शियल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो है ये आपका हो जाएगा बी, पार्शियल प्रोटीन के सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है लैक्टोज बना है, किससे बना है? बताइए। तो लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलके बना है, या फिर ग्लूकोज और माल्टोज से मिलके बना है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलके बना हुआ है, या फिर फ्रैक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 आंसर कर दीजिए। ग्लैक्टोज कैसे बना हुआ है? तो ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का मतलब क्या हो गया? दूध की शर्करा। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा, मिल्क सुगर के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम मिल्क सुगर के नाम से भी जानते हैं। पूछा क्या गया है? लैक्टोज बना है किससे? तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के क्या बनता है? आपका लैक्टोज बनता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रोटीन किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? आपका ग्रीस भाषा है, लैटिन भाषा है, फ्रेंच है, या फिर इंग्लिश भाषा? बताइएगा फटाफट से। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन जो है वो एक ग्रीस भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है, और शब्द वो क्या है? प्रोटियोस है। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाए आपसे कि प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, तो प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का, ठीक है, प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और वो शब्द क्या है? प्रोटियोस, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला, प्रथम स्थान पर रखे जाने वाला। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा जा रहा है ग्लोसिस्ट या कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। ग्लोसिस्ट, ग्लोसिस्ट का मतलब समझ रहे हैं? टंग पे होता है, जीभ पे होता है। ठीक है, जीभ पर ऐसे ऐसे पूरे आपकी जीभ रेड रहेगी, उसमें पस बनेगा, दर्द होगा, छोटे छोटे दाने रहेंगे और घाव सा रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस कहते हैं। दूसरा क्या है? कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन। कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन क्या है? आंखों से संबंधित है। आपने अपनी आंखों के कॉर्नर में देखा होगा रेड रेड कलर की सेल्स दिखती हैं, कोशिका दिखती है ना, पतली पतली सी, छोटी छोटी सी दिखती है ना, वही जो कोशिका है वो आपकी पूरी की पूरी आंख को कवर अप कर लेगी, उसी को क्या कहा जाता है? कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा है, ग्लोसिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये ग्लोसिस्ट के बारे में पूछा जाए तो ये क्या है? ये आपका जी, ये आपका क्या है? एक मिनट, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये आपका जो डिजीज है, इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोसिस्ट कहा जाता है, और ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, ये किसकी कमी से होने वाला है रोग है? ये विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है। दूसरा क्या है? कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन है। ठीक है, कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन है, ये क्या है? ये आपका आंखों से संबंधित एक रोग है। आंखों की जो कॉर्निया है बेसिकली क्या हो जाती है? वो कवर अप हो जाती है, सेल्स पूरी उसको कवर कर लेती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन कह सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, आंखें देखिए, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? वो सेल से बिल्कुल ढक जाता है, और ये दोनों ही क्या है? ये दोनों, चाहे आप कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन की बात करिए या ग्लोसिस्ट की बात करिए, दोनों ही विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास बी है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा जा रहा है राइबोफ्लेविन को कहा जाता है लैक्टोफ्लेविन, आइसोफ्लेविन, राइजोफ्लेविन, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान से सुनिएगा, राइबोफ्लेविन को लैक्टोफ्लेविन भी
कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको कहां से अलग किया गया था? सबसे पहले इसको दूध से अलग किया गया था, ठीक है। और दूध को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज क्या है? दूध से संबंधित है ना, इसीलिए, ठीक है। ओके, बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए आप क्या बताएंगे? राइबोफ्लेविन को कहते हैं, क्या कहते हैं? लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा सा और है रितेश जी, देख लीजिए। कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए कोशिका निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने अभी आज मैंने मुख्य सेविका वाले बैच में पढ़ाया है, अगर मुख्य सेविका के बच्चे हो तो फटाफट से बताओ, कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आइसोजाइलेट कहते हैं, वृद्धि या चयापचय कहते हैं, या फिर आपका फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? यहां पर आंसर आएगा सी, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट। कोशिका निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। कोशिका निर्माण की प्रक्रिया फाइब्रोब्लास्ट। ओके, आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, पूछा जा रहा है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया जो है उसको हम क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, वेरमर्स एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, या सभी। विटामिन B12 यानी कि कोबैल्मिन, जिसको साइनोकोबैल्मिन भी कहते हैं, और विटामिन B12 तो है ही है, उसी का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो इसकी कमी से जो एनीमिया होता है, 2021 में पूछा भी गया था, विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो एनीमिया है उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इट्स ऑल्सो नोन एज वेरमर्स एनीमिया, एडिशंस एनीमिया, और एडिशंस वेरमर्स एनीमिया, घातक एनीमिया, हानिकारक एनीमिया, खतरनाक एनीमिया, ये सब क्या है? पर्नीशियस एनीमिया के ही नाम है। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग पर्नीशियस एनीमिया मिला नहीं, तो हमें तो पता ही कि उसे हम वेरमर्स एनीमिया भी कहते हैं। आंसर किसको लगा देंगे? बी को लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, पूछा जा रहा है कोबैल्मिन में, कोबैल्मिन मतलब विटामिन B12, ठीक है, जिसकी कमी से अभी आप पर्नीशियस एनीमिया हो रहा था। तो कोबैल्मिन में कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15% होती है, 15 से 20% होती है, 5 से 10% होती है, या 4 से 5% होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कोबैल्मिन यानी कि विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 की मात्रा होती है 4 से 5% होती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा कितनी है? आपका 4 से 5% होता है, और इसी ये जो कोबाल्ट है ना, इसी की वजह से इसको हम कोबैल्मिन कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 84, पूछा जा रहा है पालने में मृत्यु यानी कि क्राइब डेथ, इसी को कॉट डेथ भी कहते हैं। कौन सा डेथ? कॉट डेथ, ठीक है। पालने में मृत्यु, झूले में मृत्यु, सोने में मृत्यु, अचानक मृत्यु, सब एक ही बात है। तो पालने में मृत्यु या क्राइब डेथ है 1 वर्ष तक के शिशु की अचानक मृत्यु, जन्म से पूर्व ही मृत्यु, 5 साल तक के शिशु की अचानक मृत्यु, या पालने में झूला झूलते समय होने वाली मृत्यु। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कि अगर हम कॉट डेथ की बात कर रहे हैं तो 1 वर्ष तक के शिशु की अचानक जो मृत्यु होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्राइब डेथ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक लिखा क्या है, पहले ये हम देख लें। कैरोटिन ट्यूब्स क्या है? हाँ बताएं, अगर कैरोटिन ट्यूब्स के बारे में बात करें तो ये क्या है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। बच्चे का पूरा सिर नर्म होना, बच्चे के सिर के मध्य भाग का नर्म होना, बच्चे की नाभि का नर्म होना, बच्चे का पैर नर्म व कमजोर होना। बताइए आंसर क्या आएगा? अगर हम क्राइनोट्यूब्स के बारे में बात करें तो बच्चे का ये जो तलवा होता है ना, यहाँ पे ये तालू जिसको कहा जाता है, इसका नरम होना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्राइनोट्यूब्स के नाम से जानते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक अंडे को सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं? बताइए, अगर हम बात कर रहे हैं लंबे समय तक अंडे को सुरक्षित रखने के उपाय, तो पहला है तेल का लेप लगाना, ठीक है। तेल का क्या करना? लेप लगाना। सोडियम सिलिकेट को लगाना, ए या बी दोनों, या फिर आपका
पानी में रखना, तो आंसर क्या आएगा कि अगर हम लंबे समय तक क्या करना चाहते हैं, अगर लंबे समय तक हम अंडे को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसको क्या करिए, तेल से कोट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि तेल उस पे लगा दीजिए अंडे पे, वो लंबा जो अंडा है वो लंबे समय तक चलेगा। दूसरा, सोडियम सिलिकेट के घोल में अंडे को डुबा करके निकाल दीजिए, तो भी अंडे की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, पानी में रख करके नहीं होगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं एग को प्रिजर्व करने के लिए, आंसर हो गया सी, ठीक है, ओके। नहीं तालू नहीं, ये जो तारू होता है ये वाला, ये जो हिस्सा होता है छोटे बच्चे का, देखना पैर का तालू की बात नहीं करें, ये जो आपका ये होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ओके। चले इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कौन सा है, आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब विटामिन ए भी है, सी भी है, ई भी है, क्या नहीं है एंटीऑक्सीडेंट, ये तो विटामिन बी है वो क्या है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो गया, ये बी वाला हो गया, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 88, त्वचा संबंधी रोग से बचाव करने वाला विटामिन है, बताइए कौन सा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे त्वचा संबंधी रोग से बचाव करने वाला विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन के। तो आपने विटामिन बी पढ़ा है, विटामिन बी में ही आपने क्या पढ़ा है, डर्मेटाइटिस पढ़ा है, ठीक है, इसी में आपने डर्मेटाइटिस के बहुत सारे त्वचा संबंधी रोग में विटामिन B1, विटामिन B2, ये सब आपके त्वचा को इम्पैक्ट डालते हैं, त्वचा को प्रभावित करते हैं। तो त्वचा संबंधी रोग से बचाव वाला जो विटामिन है वो कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और सेलुलोज। मोनोसेकेराइड की बात की जा रही है, मोनोसेकेराइड तीन होते हैं, एक आपका ग्लूकोज है, दूसरा आपके पास क्या आता है, दूसरा आपके पास फ्रक्टोज आता है, तीसरा आपके पास क्या आता है, ग्लैक्टोज आता है। ये क्या है, मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। आंसर आपका क्या हो गया, ठीक है, ओके, आंसर आपका हो गया ए, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है, आहार पदार्थ मतलब रफेज, ठीक है, सेलुलोज प्रदान करता है, दाल, साबुत अनाज, फल, सब्जियां और उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर कर दीजिए, किससे आपको रफेज मिलता है, तो रफेज आपको फल और सब्जियों से भी मिलता है, साबुत अनाज, साबुत का मतलब कच्चे जो अनाज है उनसे भी मिलता है, और दालों से भी। आंसर क्या आ जाएगा, अब दो आपके पास मेन है, ठीक है, तो इसकी वजह से आप आंसर क्या कर देंगे, डी कर देंगे, यानी कि उपरोक्त सभी वाला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, दूध है, पानी है, फलों का रस है और सब्जी का सूप है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। आपके पास दूध है, पानी है, फलों का रस है, सब्जी का जूस है, कौन सा चीज आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके, आंसर इसका क्या है, बहुत अच्छा है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा पानी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 91 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है। सिर का मध्य भाग, यस बिल्कुल, इसको सही कर लेना, पूरा सिर नहीं, सर का जो मध्य वाला भाग होता है जिसको तारू कहा जाता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो नर्म हो जाता है, हाँ, पूरा सिर नहीं, पूरा सिर नहीं, ये मध्य भाग। थैंक यू वेरी मच जिसने भी ये मैसेज किया था, थैंक यू, ठीक है, हाँ, ये बी वाला आंसर सही कर लेना, ये जो मध्य भाग होता है ये वाला, मैंने सिर्फ सिर देखा, मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। चले आगे, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर हमारा
91 हो गया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 92 पूछा जा रहा है दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच ज्योति सिंह जी, थैंक यू। चलिए, दूध के पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, बता दीजिए। ठीक है, ओके, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा। आप ये बताएंगे कि दूध कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का भी है, विटामिन डी भी है। क्या नहीं है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण के दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण के दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व है। थायमिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है और विटामिन ई है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, आंसर क्या आएगा, फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड की ही कमी से क्या हो रहा था, वो जो अभी आपने स्पाइना बाइफिडा देखा था ना, एनटीडी देखा था ना, वो सारी चीजें होती हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 पूछा जा रहा है फलों एवं सब्जियों के पकाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। फफूद है, खमीर है, जीवाणु है या एंजाइम है। तो अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो इन सबको पकाने के लिए कौन जरूरी होता है, इन सबको पकाने के लिए जो जरूरी है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि निन की बात की जा रही है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहां हुई थी। 1961 पटना में, या 1959 हैदराबाद में, 1955 कोलकाता में, 1959 लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि इसकी जो आपका निन है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहते हैं, इसकी स्थापना 1959 हैदराबाद। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ओके, चलिए आंसर आपका हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो गया। ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है एगमार्क का पूरा नाम क्या है, बताइए। एगमार्क आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर वाली चीजों पे एगमार्क लगता है ना, तो एगमार्क जो है उसका पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केंडाइल या फिर एग्रीकल्चर मेजरमेंट या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रो मार्केटिंग, बताइए। अगर एगमार्क का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 आंसर क्या आएगा, एगमार्क का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है, एगमार्क का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात होगी तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सॉरी मैक्रो कहा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाएगा। ठीक, मैक्रो मतलब जिसकी हमारे शरीर में ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो जैसे ही बात मैक्रोन्यूट्रिएंट की आएगी, तीन नाम आते हैं। सबसे पहला नाम कार्बोहाइड्रेट का आता है, दूसरा नाम प्रोटीन का आता है और तीसरा नाम फैट का आता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन क्या है, विटामिन आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है। खनिज लवण ये भी क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और हमको चाहिए, हमको मैक्रो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हमारे शरीर में इनको ज्यादा चाहिए, दीर्घ मात्रिक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 98 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म मतलब जिसकी हमारे शरीर में क्या हो, कम मात्रा में जरूरत हो। ठीक है, ठीक है, जिसकी हमारे शरीर में क्या हो, कम मात्रा में जरूरत हो। कम मात्रा में किसकी जरूरत होगी, विटामिन और मिनरल की। ठीक है, अब आप क्या बताएंगे, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, मैक्रो है। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, प्रोटीन मैक्रो है। आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन और खनिज, विटामिन और खनिज यानी विटामिन मिनरल। आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया पूर्वी, आराधना जी वेरी गुड।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 99। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे मेटाबॉलिक नियामक कहा जाता है। ये आपके पास ऑप्शन है, पहला विटामिन और मिनरल का है, दूसरा आपके पास विटामिन और वाटर है, तीसरा आपके पास खनिज है और रफेज है। ठीक है, खनिज और आपके पास क्या होगा, रफेज है। चौथा है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे मेटाबॉलिक नियामक कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक नियामक मतलब जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो चयापचय प्रोसेस है उसको सही तरीके से चला सके। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका आएगा विटामिन और मिनरल। ठीक है, तो 99 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी में सबसे मीठी है। चीनी का मतलब यहाँ पर शर्करा से है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी की सबसे मीठी शर्करा है। आपका शर्करा, लैक्टोज, स्टार्च और फ्रैक्टोज। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रैक्टोज है जो फलों की